मित्रों, राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो हरियाणा विधानसभा का चुनाव अगले महीने होने जा रहा है उस विषय पर, क्योंकि भाजपा की 67 उम्मीदवारों की एक सूची आई। बहुत से लोगों को निराशा हुई होगी, बहुत से लोगों को उत्साह भी मिला जिनको टिकट मिली। बहुत से लोगों को कुछ अलग लगता होगा कि ये सूची सही है। बहुत से लोग बगावत पर भी उतारू हैं, लेकिन भाजपा में कोई ऐसी लंबी चौड़ी बगावत होने की स्थिति कुछ सीटों को छोड़कर नहीं नजर आती। आज जो भाजपा की स्थिति है, पूरे कांटे का मुकाबला हरियाणा में रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों की कोई इस समय हरियाणा में किसी भी प्रकार की कोई लहर नहीं है। सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में है। और आजकल सुनने में भी ये आ रहा है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का भी गठबंधन हो सकता है, लगभग तय भी है। अभी अंदर क्या बात हुई है, हुड्डा साहब नाराज हैं या क्या विषय है, वो बातें बाद में खुलकर आएंगी। लेकिन भाजपा, जो लोग कह रहे थे कि भाजपा बड़ी आसानी से लूज कर जाएगी ये चुनाव, लेकिन अंतिम समय आते आते तक ऐसी स्थिति अभी तक नजर नहीं आ रही थी, क्योंकि चुनाव अंत में दो ध्रुवों में बराबर की टक्कर पे खड़े होने वाला था। लेकिन जैसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल की एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में भाजपा ने नायब सैनी को चेहरा बनाया और उस एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने का प्रयास किया। लेकिन भाजपा कई मामलों में विधायकों को और मंत्रियों को लगभग ज्यादातर टिकट देकर उस एंटी इनकम्बेंसी को लगता है कि दूर नहीं कर पाई। बहुत सी ऐसी सीटें हैं जहां पर मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के, और उनका हारना लगभग तय है। खास तौर पर जीटी रोड बेल्ट पर, जहां भाजपा का गढ़ माना जाता है, वहां पर भाजपा की स्थिति नाजुक है। और भाजपा की जो स्थिति मजबूत है वो रहने वाली है फरीदाबाद, गुड़गांव और महेंद्रगढ़ जिला, जो भिवानी लोकसभा के अंतर्गत आता है, यानी जिसको दक्षिणी हरियाणा बोला जाता है। वहां पर भाजपा की स्थिति कुछ हद तक ठीक रहने वाली है। लेकिन भाजपा ने, मुझे लगता है कि कई मामलों में, टिकट वितरण के मामले में कुछ कमियां की हैं। उसके सबसे बड़े उदाहरण कुछ आते हैं नजर में कि किस तरह से, जैसे लोकसभा चुनाव में रणजीत सिंह को टिकट देना और तंवर को टिकट देना, सबको मालूम था कि रणजीत सिंह बहुत कमजोर उम्मीदवार है, लेकिन उसके बावजूद भी भाजपा ने चौधरी रणजीत सिंह को टिकट दिया और उसका खामियाजा हिसार लोकसभा पे और पूरे हरियाणा में, अगर उस समय टिकट वितरण सही होता तो 8-9 लोकसभा सीटें 5 की बजाय भाजपा जीतती। और आज जो मुकाबले की स्थिति ये बिल्कुल ना होती और एक तरफा चुनाव भाजपा के पक्ष में मुड़ता। कहने वाले लोग कहते हैं कि मनोहर लाल खट्टर जी ने कोई ऐसी रणनीति किसी बड़े बड़े नेताओं को ठिकाने लगाने के लिए की होगी और इसलिए उन्होंने संगठन हित से अपना व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा करने का प्रयास किया होगा। वो अब भाजपा जाने और उनके लोग जाने। लेकिन इस चुनाव में भी जो टिकट वितरण है उसमें कुछ खामियां बिल्कुल स्पष्ट नजर आती, कुछ खूबियां भी है। बहुत से लोगों का कहना था, जैसे बुआनी खेड़ा से बिशंबर वाल्मीकि की टिकट काटना एक मंत्री के रूप में, ये बिल्कुल ठीक फैसला है, क्योंकि उनकी खिलाफत बहुत थी। और भी ऐसे विपुल गोयल को टिकट देना एक अच्छा फैसला है, राव नरवीर को टिकट देना, बहुत सी चीजें हैं जो ठीक है। लेकिन जो सबसे बड़ी कमी आप देख सकते हैं, इतना कद्दावर नेता, मैं तो मानता हूं कि बहुत मजबूत नेता है, अरविंद शर्मा, कोई कमजोर उम्मीदवार नहीं है, लेकिन उनको उनके कद के अनुसार इतनी दूर भेजना भी उचित नहीं। अभी वो लोकसभा रोहतक से लड़े थे, लेकिन उनको विधानसभा गोहाना की टिकट दे दी गई, जबकि उस सीट पर
अगर किसी बैकवर्ड को टिकट दिया जाता, किसी पिछड़ी जाति के उम्मीदवार को टिकट दिया जाता, तो वो बिल्कुल आसानी से चुनाव जीत जाते, क्योंकि कांग्रेस के जगबीर मलिक की स्थिति बहुत खराब थी। भाजपा ये गलती बार बार करती है, बाहर से उम्मीदवार लाती। पहले 2014 में जांगड़ा को टिकट दी, रामचंद्र जांगड़ा को, कुछ वोटों से हार गए, अच्छे नेता थे, उन्होंने 5 साल मेहनत की और उन्होंने आधार बनाया और लगता है कि वो चुनाव जीत सकते थे। लेकिन अगली बार उनको टिकट काटकर और तीरथ राणा को टिकट दे दिया। तीरथ राणा थोड़े से मुकाबले में चुनाव हार गए, लेकिन 5 साल उन्होंने जबरदस्त मेहनत की और एक विकास आर्य करके जो आम आदमी पार्टी से एक बार वो चुनाव की टिकट वापस करके बीजेपी में आए थे, जय सिंह ठेकेदार, उनके बेटे हैं, बड़े मजबूत उम्मीदवार थे वहां। और जय सिंह और तीरथ राणा भी, जिन्होंने 5 साल मेहनत की, लेकिन समय आने पर फिर उनकी टिकट काटकर कद्दावर नेता हैं, बहुत ब्राह्मणों के बड़ा चेहरा है अरविंद शर्मा, लेकिन उनको इतनी दूर से गोहाना भेज दिया गया। जबकि अगर बीजेपी चाहती तो उनको बहादुरगढ़ से चुनाव लड़वाती, तो वो सबसे ज्यादा मजबूत उम्मीदवार होते। और अब गोहाना में उनको बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि बाहर का जो टैग उनके साथ लगेगा और जितना लोकल कार्यकर्ता, स्थानीय स्तर का कार्यकर्ता नाराज होगा, हताश होगा, उसका खामियाजा भी एक बड़े नेता को भुगतना पड़ेगा। और दूसरी सीट जो सबसे ज्यादा अचंभे वाली सीट है, वो सीट है सफीदो, जींद जिले की सीट है सफीदो। वहां पर राम कुमार गौतम को टिकट दिया गया। वो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ बोलते थे, उनकी पार्टी से वो किसी तरह एमएलए बने पिछली बार। उनको टिकट नारनौल से, वो एमएलए थे, नारनौल से हटाकर सफीदो भेज दिया गया। आप कल्पना करेंगे कि अगर पूरे हरियाणा में किसी भी पार्टी के नेताओं की तलाश करनी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वह इनेलो हो, चाहे वो जजपा हो, तो और चाहे निर्दलीय भी हो, सबसे ज्यादा नेता सफीदों में बसते हैं। और भाजपा में बड़ी लंबी लिस्ट थी सफीदों से, किसी लोकल कार्यकर्ता को टिकट दी जा सकती थी, लेकिन जिनका कोई सफीदों में आधार नहीं। और सफीदों का एक रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो किसी भी पार्टी से उम्मीदवार लेकर आ जाएं बाहर से, वो बाहरी उम्मीदवार को कभी नहीं जीतने देते। 1985 में जब 85 सीट आई थी चौधरी देवीलाल की, तब भी वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार जीत गए, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने किसी बाहरी व्यक्ति को टिकट दी और किसी को भी टिकट दी वो जीत गया, लेकिन सफीदों से वो चुनाव नहीं जीत सका। इसी तरह जब कांग्रेस की लहर थी, बाहर से करमवीर सैनी को टिकट दिया गया तो वो नहीं जीत सका। 2014 में भाजपा की लहर थी और सुषमा स्वराज की बहन जो नरवाना की रहने वाली थी, उनको सफीदों का टिकट दिया गया और वो भी चुनाव हार गई। यानी कि पार्टी ने, मुझे लगता है कि होमवर्क शायद कम किया हुआ, इतनी ज्यादा हर बच्चे को जानकारी होने के बावजूद एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति को जिसका सफीदों में कोई आधार नहीं, वहां पर टिकट देना। और ऐसी कई सीटें हैं, बहुत सी सीटें हैं, खासतौर पर जीटी रोड बेल्ट पर। और भाजपा ने जो 2014 में एमएलए बने थे, 19 में हारे, कुछ लगातार उनके ऊपर भी दाव खेला, किसी प्रकार का कोई बदलाव भाजपा ने नहीं किया। तो लगता है कि भाजपा ने टिकट में चूक की, लेकिन अब असली मामला जो है वो कांग्रेस में आने वाला है, क्योंकि कांग्रेस में एक बहुत बड़ी बगावत के आसार नजर आ रहे हैं। हर सीट पर, जैसे लोकसभा में एक तरफा वो लोग लगे कार्यकर्ता, उनके सभी लोग मिलकर चुनाव लड़े, तो अब अलग अलग स्थिति में वो बगावत करेंगे। और मुझे ये लगता है कि भाजपा का आसरा भी केवल इसी बात पर है कि वो चुनावों में कांग्रेस के बागी खड़े होंगे और भाजपा को कहीं ना कहीं मदद मिल सकती है। अगर बिल्कुल सीधा चुनाव जैसे लोकसभा में था, वैसा अगर हरियाणा में चुनाव सीधा चुनाव हो गया, तो भाजपा के लिए ये चुनाव बड़ा कठिन होने वाला है, उनके टिकट वितरण से या कुछ भी। लेकिन जब भाग्य साथ देता है तो अलग बात है, क्योंकि मुझे लगता है कांग्रेस की टिकट बंटने के बाद अंदाजा होगा कि कितने लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि 15-20 सीट ऐसी हैं
जहां पर बड़े कद्दावर नेता भाजपा कांग्रेस से बगावत कर कर चुनाव लड़ेंगे। वो चुनाव जीते ना जीते, लेकिन कांग्रेस की नैया को हो सकता है कि वो डुबो दे। अब चुनाव त्रिकोणीय कुछ सीटों पर होता है या सीधा सीधा होता है। अगर त्रिकोणीय मुकाबला कहीं कहीं सीटों पर होगा तो वहां भाजपा को एज मिलेगा, लेकिन अगर सीधा मुकाबला हो गया तो भाजपा के लिए इन कैंडिडेटों के साथ जाना मुझे लगता है कि बड़ी कठिनाई का विषय होगा। 67 सीटों की जानकारी आई है, 23 सीट अभी बकाया है, क्योंकि वो भी कुछ ऐसी सीटें हैं जो फंसी हुई हैं। और वो बीजेपी के लोग कह रहे थे कि पहले हार वाली सीटों, उनमें से ज़्यादातर हारने वाली सीटें जहां भाजपा नहीं जीत पाई, ज़्यादातर वो ही सीटें हैं। तो देखते हैं आने वाले समय में क्या स्थितियां रहती हैं, कांग्रेस का टिकट वितरण कैसा होता है। इसी के साथ अगले अंक में फिर बात करेंगे। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।